सबसे पहले तो आपको एक प्यारी सी नमस्कार। मैं बलवंत सारण एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं वही चैप्टर जो पीछे से हम पढ़ते आए हैं। हमारे लेक्चर 2 हो चुके हैं उसके मैटर में, तीसरा हमारा होने वाला है। यानी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ को पीछे छोड़ नहीं रहे हैं, हम एक एक चीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं अभी, ताकि हमें एक चीज़ जो छोटी से छोटी है उसके बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी सेट हो जाए, मैटर नहीं करता, क्वेश्चन कहीं से भी सेट हो जाए, कैसी बुक में आएगा, प्रीवियस ईयर आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, किस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते हो, उसी पे डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन और प्रैक्टिस। आपने लेक्चर देख लिया, थ्योरी पढ़ ली, नो प्रॉब्लम, उसके बाद आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, थ्योरी करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आप थ्योरी के बाद प्रैक्टिस सेट लगाते हो ना, तो उसके अंदर रिकॉल होते हैं आपके क्वेश्चन। यानी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उस चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर आपके दिमाग में एक बार आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हो अगर हम किसी बंदे से मिलना बंद कर दें तो थोड़े दिन बाद वो भी भूल जाता है, ठीक है। तो ये दिमाग है सेट हो जाता है। आप डेली उठना बैठना रहते हो सकता है आप कॉल भी करते हो उसे, ठीक है, कहीं जाते हो तो कॉल करते होंगे, लेकिन कुछ दिन बाद वो हमें नए मिले और नए बंदे के साथ हम अटैच हो जाते हैं। दिमाग सही वही सिस्टम है हमारे दिमाग का भी। आप रिकॉल करते रहिए कोई चीज़ को, ठीक है ना, बार बार समझते रहिए उस चीज़ को और बार बार रिवीजन करते रहिए। रिवीजन करने में टाइम ज़्यादा खराब नहीं होता, ज़्यादा दिनों के बाद रिवीजन करते हो टाइम ज़्यादा खराब होता है, दिमाग से निकल जाती हैं कुछ चीज़ें। रिवीजन करते रहिए और चलते रहिए। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमने एल्वियोलाई पढ़ा होगा, ब्रोंकाई पढ़ा होगा, उसके बाद हमने नोज वगैरह पढ़ा, पीछे अच्छे से पढ़ा। आज हम जो पढ़ेंगे ब्रीदिंग क्या है, उसके बाद जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, हमारे शरीर में एनर्जी कंज्यूम कैसे होती है, इनसे रिलेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड रोग कौन से हैं, ठीक है, वो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से प्यार से। बहुत मस्त लेक्चर रहने वाला है, देखिए बने रहिए, सिलेक्शन की गारंटी अपनी। यहाँ से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस, जो चैप्टर पढ़ा दिया, जो चीज़ पढ़ा दी, वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, ये अपना वादा है, ठीक है। आप देख भी रहे होंगे, ठीक है। मज़े से पढ़िए, मुस्कुरा के पढ़िए, अपने आप इसको बोरिंग चैप्टर न मान के पढ़िए, तब मज़ा आएगा। प्यार करना सीखिए कोई चैप्टर से, अपने आप अपनी हो जाएगी चीज़ें। किसी को भी आप एक कुत्ते हो ना, कुत्ते को भी सहलाते हो ना सुबह सुबह डेली, वो भी आपसे क्या हो जाएगा, उसका भी लगाव हो जाएगा। तो ये तो सब्जेक्ट है भाई, उसी तरीके से अपना अपना लीजिए, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगला भाग। एल्वियोलाई तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे लंग्स क्या है, यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, और बहुत कुछ पढ़ेंगे आगे। लेक्चर पूरा रहने वाला है। लंग्स यानी फेफड़े क्या हैं, ठीक है, फेफड़े क्या हैं, फेफड़ों के बारे में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या बन सकते हैं, ठीक है। फेफड़े जो होते हैं तो एक पहले ए पेड, ठीक है, कौन सेप्ट स्ट्रक्चर विच located in thoracic cavity। अब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो इसमें कितने क्वेश्चन आ गए। एक तो ये क्या कह रहा है, यानी एक जोड़ा, एक शंकुनुमा जोड़ा, शंकुनुमा जोड़ा, ठीक है, शंकुनुमा संरचना का एक जोड़ा जो कहाँ पर स्थित है, जो वक्ष गुहा में स्थित होता है, वक्ष गुहा में स्थित है, ठीक है। 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। लंग्स कहाँ पे स्थित है, वक्ष गुहा में, जिसे आप चेस्ट बोलते हो, ठीक है ना। चेस्ट तो जो चेस्ट वाला भाग है उसके अंदर का भाग है ना, खोखला भाग है। हमारी जो बॉडी है अंदर से क्या है, खोखली है, ठीक है। तो उसके अंदर ऊपर वाला खोखला भाग है, इसे क्या बोलते हैं, वक्ष बोलते हैं हमें, थोरेसिक रीजन। नीचे वाले को एब्डोमिनल, बीच में डायफ्राम है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना है हमें। ये कहाँ पे स्थित है, वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। कहाँ पे स्थित होते हैं, वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। दूसरा, क्योंकि आप वक्ष गुहा के बारे में जानते नहीं हो तो क्वेश्चन का आंसर कैसे दे पाओगे, वहाँ पे ऐसे तो नहीं लिखे मिलेगा छाती में स्थित होते हैं, चेस्ट में, ठीक है ना। तो ये गलत है, छाती में नहीं बताएगा, वो वक्ष गुहा लिखेगा वहाँ पे, तो याद रखना वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। दूसरा, फेफड़े की आकृति कैसी होती है, क्वेश्चन पूछा जाए, शंकुनुमा होती है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये किस में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। सभी को पता है, लेकिन क्वेश्चन आता है तब कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन का आंसर हमें पढ़ा हुआ हो तो भी दे पाते हैं, ठीक है ना।
तो जोड़े में पाए जाते हैं। उसके बाद ठीक है, इट सेपरेट बाय हार्ट एंड अदर स्ट्रक्चर मेडिस्टिनम। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, यानी यह दोनों जोड़े होते हैं, ये क्या होते हैं, यह हृदय व एक अन्य संरचना जिसे क्या बोलते हैं, मेडिस्टिनम के द्वारा अलग होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, जैसे छोटा ऐसे बना लिया हमने, फेफड़ा बना लिया, एक ये फेफड़ा है और एक ये फेफड़ा है मान लो। ठीक है, ऊपर से ट्रेकिया आ रही है, ये ब्रोंकाई हो गई आपकी। ठीक है, उसके अंदर फिर आपने बनाया एल्वियोलाई वगैरह पीछे बनाया होगा। यहाँ पर आपका क्या स्थित होता है, हार्ट स्थित होता है। हार्ट कहाँ पे स्थित होता है आपको पता है, आपके मध्य स्थित होता है। ये किसके मध्य स्थित होता है, फेफड़ों के मध्य। ठीक है, आप कहते हो जी हार्ट किस साइड होता है, तो हार्ट जो होता है ना, हार्ट किस साइड है, मोस्ट ऑफ क्या होता है, टिल्टेड। ठीक है, स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट, यानी थोड़ा सा लेफ्ट की ओर झुका होता है। ठीक है, लेकिन ये होता कहाँ पे, बीच में ही होता है। तो ये दोनों हार्ट के द्वारा अलग हो रहे हैं, और इस स्पेस को, जो इसके बीच में ये स्पेस है ना, इसे क्या बोला जाता है, इस स्पेस को बोला जाता है मेडिस्टिनम। क्या बोला जाता है, मेडिस्टिनम। ठीक है, स्टेर्नम हड्डी से रिलेटेड है, थोड़ा सा याद कर लेना। और मेडिस्टिनम, तो ये क्या है, स्थान मेडिस्टिनम है। इसे क्या बोला जाता है, इस जंक्शन को T5 बताया होगा मैंने, थ्रोसिस की 5 जो हमारी वर्टिब्रा है उसके सीधे आके क्या हो रहा है, ये दो डिवाइडेड हो रही है, ट्रेकिया। इसे क्या बोला जाता है, ट्रेकिया बोला जाता है। ठीक है, ये लंग्स कौन सा हो गया, तो आपका हो गया जी, ये कौन सी साइड आपकी, लेफ्ट वाली साइड है, तो लेफ्ट लंग हो गया जी। ठीक है, ये कौन सी है जी, राइट साइड वाली है, तो राइट लंग हो गया जी। ठीक है, यानी दायां और बायां फेफड़ा। तो इस बात को आगे थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे, याद कर लेना ये समझाने के लिए। फिर फेफड़े का आपसे पूछा जाता है वजन कितना होता है जी। ठीक है, आपसे वजन पूछा जाता है, तो इसका वेट कितना होता है, वेट यानी इसका वजन कितना होता है। तो वजन जो होता है 1300 से लेकर 1500 ग्राम तक पाया जाता है, यानी 1.5 किलो तक एक हर जो फेफड़ा है उसका वजन पाया जाता है। 1300 से लेकर अगर 1500 ग्राम के बीच वजन है, ठीक है, दोनों के अंदर। ठीक है, एक थोड़ा सा हल्का है, एक थोड़ा सा भारी है। किस वजह से, देखो लेफ्ट और एक क्या है हमारा राइट, लंग्स के दो भाग हैं, एक तो लेफ्ट लंग्स, आपको होगा जी बायां फेफड़ा, याद करो बायां फेफड़ा, राइट लंग्स, दायां फेफड़ा, बांट दिया जी। ठीक है, यहां से और क्वेश्चन क्या बनेंगे, बायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा। ठीक है ना, तो दो फेफड़े, शंकुनुमा आकृति है आपकी। उसके बाद दायां फेफड़ा जो होता है, तो आप कहोगे जी दायां फेफड़ा बड़ा होता है या छोटा होता है, तो आप कहोगे जी हृदय इधर वाली साइड तो थोड़ी जगह तो ले ली होगी उसने, हृदय इधर वाली साइड तो थोड़ी जगह तो ले ली होगी, तो आप कहोगे जी बायां फेफड़ा क्या होता है, स्मॉल होता है जी। आप कहोगे जी क्या होता है जी, छोटा होता है। किसके मुकाबले, स्मॉलर देन राइट लंग्स, तो आप कहोगे छोटा होता है। और ये क्या होता है जी, लार्ज होता है। फिर एक छोटा है तो दूसरा उससे बड़ा ही होगा, दूसरा क्या है, बड़ा है, क्योंकि इधर वाली साइड क्या है, लंग्स, हार्ट तो नहीं है, क्या नहीं है, हार्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या कितने लोब पाए जाते हैं, 2 लोब पाए जाते हैं। कितने लोब है, 2 लोब, यानी 2 पिंड पाए जाते हैं। कितने पिंड पाए जाते हैं, 2 पिंड पाए जाते हैं। और इसके अंदर राइट वाले के अंदर क्या पाए जाते हैं, 3 लोब पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है 3 लोब, यानी 3 पिंड पाए जाते हैं। यानी ये 3 भागों में बंटा होता है, ये इधर वाला क्या है 2 भागों में बंटा होता है। इस बात को ऐसे समझो आप। ठीक है, समझना जरूरी है, क्वेश्चन अपने आप याद रह जाते हैं, रट्टा मारोगे कभी याद नहीं रहेगा, दुनिया में जोर मार लेना चाहिए। ठीक है, कभी भी। ये बनाता हूं मैं छोटा सा प्यारा सा आपका फेफड़ा। ठीक है, जैसा बनेगा वैसा बना देंगे। कुछ हमें प्रॉब्लम हो रही है चित्र बनाने में, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ना फ्री रह गए बीच में। फ्री रहने पर क्या होता है, एक तो रेगुलर पढ़ाएंगे ऑफलाइन में, तो उसके हिसाब से चित्र अपने आप बन जाते थे।
ठीक है। अब थोड़ा सा पेंटिंग में गड़बड़ा गया, पेंटिंग डायग्राम बना देंगे, फिर भी बना दिया। देखो ये वाला भाग आपका और ये वाला भाग इस प्रकार से बना लो आप, ऐसा बना लो तो भी बहुत है ना। ये ट्रेकिया आपका जी, ये ट्रेकिया है, ये कोर्टिलेज है, हाइलाइन कोर्टिलेज सी प्रकार के, ठीक है। ये अंदर चले गए। तो इसमें क्या है, दो ही लोब हैं इस प्रकार से, और इसमें कितने लोब हैं, तो एक लोब तो इससे मिलेगा, एक लोब इससे मिलेगा, ठीक है। एक लोब क्या मिलेगा, इस प्रकार से, एक लोब, दो लोब, तीन लोब बना लो, एक लोब दो लोब। तो लेफ्ट वाले में दो बताए मैंने, इसमें तीन बताए, ठीक है। इसे बोलते हैं फिशर, ठीक है। क्या होगा फिर, हॉरिजॉन्टल फिशर वगैरह वगैरह याद नहीं करना। बांटने का लोब को हम कर रहा है वो क्या है, फिशर है, ठीक है। कोई भी चीज़ को बांटने का काम उसे फिशर ही बोलते हैं, नो प्रॉब्लम। अब ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं जी, दो लोब है तो सुपीरियर, और नीचे वाले को इन्फीरियर, यानी उच्च पिंड और निम्न पिंड। ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना याद करना आपके लिए, उच्च पिंड निम्न पिंड। इसको क्या बोल दिया, सुपीरियर, और इसको क्या बोल दिया, नीचे का इन्फीरियर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सुपीरियर, ये नीचे वाला है इन्फीरियर, और बीच वाले को क्या बोल देंगे, बीच वाले को क्या बोल देंगे, इंटरमीडिएट लोब, ठीक है ना, इंटरमीडिएट लोब बोल देंगे, ठीक है। तो कंप्लीट हुआ, खत्म हुई कहानी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, सीधा लिख दो आप, सुपीरियर, मिडल लोब, ठीक है, और है इन्फीरियर लोब। तीन लोब हो गए जी, बीच का, ऊपर का, नीचे का, तीन लोब में बंटा होता है। बात कंप्लीट हुई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें याद करना है। दो लोब है, इसे ऐसे कर लो, दो लोब है इसलिए छोटा है, ठीक है ना, दो लोब है इसलिए छोटा है। दो लोब क्यों है, क्योंकि छोटा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हार्ट लगा हुआ है, हार्ट ने कुछ जगह घेरी होगी इसकी, क्लियर। राइट क्या है, थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें तीन लोब है, ऐसे याद कर लो, तीन लोब है तो ये क्या है, बड़ा है, क्योंकि इस वाली साइड हार्ट नहीं है। तो वजन कितना है, 1300 से 15 ग्राम, 1300 से 15 ग्राम, क्लियर है क्या। अब इसका कलर पूछ ले तो बता देना, ठीक है। आप कहोगे इसका कलर जो होता है ना, रेडिश ब्राउन होता है, तो आप सीधा लिख लो भूरा ही होता है, यानी भूरा रंग होता है इसका। कैसा रंग होता है, भूरा रंग के होते हैं दोनों, ठीक है। किसके रंग के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं। इसके अंदर फिर और क्या क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, क्या पूछा जा सकता है। ये जो लोकेटेड होता है ना, इस बात को अगर लिख लिया हो ना, तो आप, फिर मैं बता देता हूँ, नीचे घचपच सी मच जाती है, मज़ा नहीं आता फिर थोड़ा सा। एक बात याद फिर रखनी है आपको, लिखो ऐसे, नोट्स ऐसे बनाओ, मजा आ जाए। फेफड़े कितने होते हैं जी, दो फेफड़े होते हैं जी। जोड़े पूछे तो कितने होते हैं जी, एक जोड़ा होता है जी, ठीक है। हृदय द्वारा अलग होते हैं जी, बीच में हृदय होता है जी। तो फेफड़े का एक हृदय वाला क्वेश्चन आ सकता है आपके, ठीक है। वजन कितना होता है जी, 1300 ग्राम होता है जी। कितना होता है जी, 1300 से लेकर 1500 ग्राम होता है जी, ठीक है। दायां बड़ा होता है जी, बायां छोटा होता है जी, ठीक है। लिख लो, दायां बड़ा है जी, बायां छोटा है जी, ठीक है। कलर कैसा है जी, भूरा है जी। बस बात यहाँ पे भी खत्म हो सकती थी, लेकिन बात का बतंगड़ हमें बनाना आता है, तभी तो मज़ा आएगा पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में भी, क्योंकि हर चीज़ के बारे में बेसिक और अच्छे क्वेश्चन भी हमें पता होना चाहिए। अब ये बात कंप्लीट हो गई तो आपका काम खत्म हो गया इस प्रकार से यहाँ तक। फेफड़े जो होते हैं ना, आप कहोगे जी लोकेटेड इन डबल लेयर मेम्ब्रेन which called प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। आप सीधा लिख दो यहाँ पे, फेफड़े एक दोहरी झिल्ली में स्थित होते हैं। फेफड़े एक दोहरी झिल्ली में स्थित होते हैं। किसी झिल्ली में स्थित होते हैं, जोहरी झिल्ली में, जिसे क्या कहा जाता है, प्लूरल या प्लूरा झिल्ली भी बोल देते हैं, प्लूरल
झिल्ली कहा जाता है। तो क्या ये डबल लेयर स्ट्रक्चर है। किस प्रकार से, देखो एक यहाँ पे याद करो आप, प्लूरल मेम्ब्रेन है। फेफड़े किस में स्थित होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्लूरल, ठीक है ना। फेफड़े किस में स्थित होते हैं, तो आपका आंसर क्या रहता है, फेफड़े प्लूरल झिल्ली में स्थित होते हैं। कैसे जी, ये डबल मेम्ब्रेन कैसे है जी, ऊपर वाली क्या है जी, नीचे वाली का नाम क्या है, तो ऊपर बाहर जो होती है उसका नाम क्या है, आउटर, और अंदर है उसका इनर, इसमें फर्क क्या है, ठीक है। विस्केरस, ये याद रखना, विस्केरल, और इसको भी याद करना है, विस्केरल, लेयर परत, लेयर परत, ठीक है। तो यह क्या है, एक बाह्य है जी, बाह्य विस्केरस परत, ठीक है। और ये क्या है जी, आंतरिक विस्केरस परत, ठीक है। यानी कितनी होगी, 2 होगी। अब बताओ जी यहाँ पर, यानी इसके ऊपर क्या होगा, इस प्रकार इसके ऊपर क्या होगी, एक लेयर लगी होगी, ठीक है, ये वाली लेयर, और इसके ऊपर भी इस प्रकार से एक लेयर लगी होगी, ये वाली लेयर, ठीक है। और इसके अंदर इस प्रकार से एक फ्लूइड भरा होगा, ठीक है, ऐसे बना लो। इसके अंदर क्या है, क्या फ्लूइड भरा है, जिसका भी क्वेश्चन आता है जी, ये हो गया जी, ठीक है। ऊपर वाली लेयर यानी इधर वाली लेयर है, उसको क्या बोल दिया, इनर बोल दिया, और ये वाली है, इसको क्या बोल दिया, आउटर बोल दिया। क्लियर हुआ। पूरी का नाम क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन है, प्लूरल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इसके बीच में एक क्या होता है, ये काम क्या करती है जी, ठीक है, प्रोटेक्शन, किसको प्रोटेक्शन देती है जी, लंग्स को, यानी क्या करती है, इसकी सुरक्षा करने का काम करती है। किससे सुरक्षा करेगी जी, किससे सुरक्षा करेगी जी, तो आपको मैं बता दूं, एक तो ये किससे बचाती है, बाह्य झटकों वगैरह से बचाती है, शॉक अब्जॉर्बर का काम करती है, यानी झटकों को सहन करने का काम करती है। दूसरा क्या काम करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या बचाती है, फ्रिक्शन, प्रोटेक्ट थ्रू फ्रिक्शन, यानी ये क्या करती है, इस जो इसके क्या हैं, ये जो उसकी मांसपेशियां ना फेफड़े की, उनसे क्या बचाती है, घर्षण से बचाने का काम करती है, ठीक है ना। प्रोटेक्ट टू फ्रिक्शन यानी घर्षण से बचाने का काम करती है, बात खत्म, घर्षण से बचाने का काम है, ठीक है। यानी ये मैंने मान लो आपको एक मुक्का मारा, सीधा फेफड़े पे तो नहीं जाएगा ना, कारण क्या है, क्योंकि फेफड़े तक वो झटका जाएगा ना, उससे पहले एक फ्लूइड मिलेगा हमें, फ्लूइड से भी पहले क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन मिलेगी, जो क्या कर रहा है, उसे बचाने का काम करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है ना। तो हार्मफुल जो हमारे झटके वगैरह होते हैं उनसे बचाने का काम करेगी प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर एक बात लिख लेना, इसके बीच में, दोनों के बीच में मैं यहाँ बना ही देता हूँ, देखो अच्छा लगेगा। इन दोनों लेयर के बीच में क्या पाया जाता है, प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्लूरल द्रव पाया जाता है, ठीक है। और ये भी क्या काम करता है, द्रव, लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, लुब्रिकेंट, ठीक है, यानी एक स्नेहक की तरह काम करता है। और एक स्नेहक क्या करता है जी, फ्रिक्शन से बचाता है, ठीक है ना, फ्रिक्शन यानी घर्षण से बचाने का काम करता है, ठीक है। तो आप सिंपल लिख सकते हो, रेड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करने का काम करता है, ठीक है। इस प्लूरल द्रव के, ये अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए तो एक रोग भी हो जाता है, आपने कॉमन सुना होगा, प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। ये किस कारण हो सकता है, या तो इसका मात्रा बढ़ जाए, या इसके अंदर, इस झिल्ली के अंदर क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फ्लामेशन यानी सूजन आ जाए, तो उस रोग को क्या बोला जाता है, प्लूरल इफ्यूजन बोला जाता है, ठीक है। इस बात को भी पढ़ देना, काम आएगी कभी ना कभी, ठीक है। उससे फिर खांसी आनी शुरू हो जाती है, कफिंग वगैरह बहुत लंबे समय तक चलता है,
ठीक है। इंजेक्शन वगैरह निकाला भी जाता है अगर ये ज़्यादा हो जाए तो वो क्या है, लुब्रिकेंट की तरह काम करने वाला है जो फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है। तो ठीक है, तो प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल फ्लूइड क्या है, उसमें कौन सी झिल्ली पाई जाती है, ये चीज़ें हमने कवर की यहाँ से। ठीक है, यानी एक प्रकार की बाह्य झिल्ली है, परत है। आपके शरीर की बाहरी चमड़ी है ना, उसी प्रकार फेफड़े के बाहर एक चमड़ी लगी है, ये मान लो, ठीक है ना, उसी प्रकार चमड़ी लगी है। वो क्या कर रही है, हमारे प्रोटेक्शन दे रही है ना ये, तो वो क्या, फेफड़ों को प्रोटेक्शन। उसके नीचे एक द्रव पाया जाता है, वो क्या करता है, यानी जब ऐसे ऐसे होंगे इनका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये रिलैक्स होंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तो इसके बीच में दो परत हो रही है तो उसमें घर्षण तो आएगा ना, ठीक है ना, तो ये क्या होगी, परत तो खराब हो जाएगी यहाँ से फेफड़े की। तो इसके बचाने के लिए इसके बीच में क्या है, द्रव है, उसे प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। बात कंप्लीट हुई, बात खत्म हुई। ठीक है, इसकी जो इकाई है वो किसे कहा जाता है, पढ़ लेना इस बात को। इसके अंदर छोटे छोटे मैंने बताए थे इस प्रकार से, ये लास्ट चला जाता है ऐसे, और इसमें एक गुच्छे से बने होते हैं, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई बोला जाता है, हंजी बोला जाता है। कूपिकाएं बोलते हो आप, क्या बोलते हो, कूपिकाएं। तो यहाँ पे लिखो आप इसकी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है ना, वो कौन सी है। कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई किसे माना जाता है, कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई कौन सी है, इसकी इकाई कौन सी है, क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। तो आप कहोगे जी इसकी कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई कौन सी है, एल्वियोलाई। क्या है, एल्वियोलाई यानी कूपिकाएं। कूपिकाएं इसकी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, तो इसके अंदर ये कूपिकाएं है ना, ये संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई किसकी मानी जाती है, लंग्स की। कितनी पाई जाती है जी, ठीक है, तो लिख लो 300 मिलियन इच लंग्स, इच लंग। ठीक है, यानी 300, इसके पीछे एक जीरो और लगा दो फिर बन जाएगा लाख। ठीक है ना, 3000 लाख पर लंग्स में पाई जाती है। ठीक है ना, क्योंकि 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के, 10 मिलियन किसके बराबर है, 100 लाख के, और अगर 100 मिलियन है तो 1000 लाख के। ये तो पता है आपको ना। ठीक है, मिलियन मिलियन हर कोई तरसता है मिलियन को, हम भी तरसते हैं, कभी मिलियन व्यू भी आएंगे, कभी मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, पर आप मेहनत ही नहीं करते, आप मेहनत करके शेयर नहीं करते। हमारा क्या दोष है, हम अपना काम कर रहे हैं, आपका काम है वो आप नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आप खुददार हो जाओ, अपने आप के बारे में ज़्यादा ना सोचो, हमारे बारे में भी सोच लिया करो, पूछ लिया करो कभी हमें क्या चाहिए। ठीक है, सब प्यारे प्यारे हो, आपको नौकरी चाहिए हम दिलाने की कोशिश करेंगे, हमें जो चाहिए हमें तो मिलना चाहिए ना। हमें क्या चाहिए, आपका प्यार चाहिए, एक शेयर चाहिए, एक लाइक चाहिए, एक कमेंट चाहिए, कर दिया करो भाई। ठीक है ना, सब प्यारे प्यारे हो, हमारी दुआ रहेगी, हमारी जितने लाइक ज़्यादा उतनी ज़्यादा दुआ करेंगे। ठीक है ना, एक दिन जाके बैठ जाएंगे पहाड़ों पे आपके लिए समाधि लगा के भी, सभी को जॉब मिलनी चाहिए। ठीक है, तो कितने हैं, 300, याद करेंगे 300 मिलियन। ठीक है ना, इस बात पे फिर क्या होता है जी, एल्वियोलाई क्या करते हैं, इसका काम क्या है जी, फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है, ये फेफड़े हैं क्यों हमारे शरीर में, इसका मेन कार्य क्या है जी, ये हैं क्यों लगाए ये फेफड़े। तो आप कहोगे जी इसका काम है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, रक्त का शुद्धिकरण करना, रक्त का शुद्धिकरण करना फेफड़ों का काम है। ठीक है ना, फेफड़ों का काम क्या है, रक्त का शुद्धिकरण करना, रक्त का शुद्धिकरण करना। शुद्धिकरण किस प्रकार से होता है मैं बताता हूँ, गंगा जाने के बाद आपका शुद्धिकरण हो जाता है, उसी प्रकार इनका सब पाप साफ कर देता है। कौन कर देता है, फेफड़े, रक्त के। ठीक है ना, तो शुद्ध कर देता है उसको। अब थोड़ा सा इस चीज़ को मैं साफ कर रहा हूँ, ध्यान रखना। फेफड़ों के ऊपर झिल्ली पाई जाती है, उसका नाम क्या है, क्वेश्चन बनेगा प्लूरल झिल्ली, या प्लूरा बोल देते हैं, सीधा प्लूरा। प्लूरल मेम्ब्रेन है जो कितनी लेयर से बनी है, 2 लेयर से बनी है, उनके बीच में क्या पाया जाता है, प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। प्लूरल फ्लूइड का काम क्या है, लुब्रिकेंट स्नेक की तरह काम करता है, घर्षण को कम करना। अगर प्लूरल फ्लूइड ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा,
प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, जिससे इन्फ्लामेशन, कफिंग वगैरह होनी शुरू हो जाती है, आपको फीवर भी हो जाएगा। ठीक है, प्रोटेक्शन करने का काम किसका है, तो आप कहोगे जी झिल्ली का है। कौन सी झिल्ली का, प्लूरा का। ठीक है, क्लियर हुई बात। इकाई कौन सी है जी, एल्वियोलाई है। कितने पाए जाते हैं, 300 पाए जाते हैं, बात खत्म हुई। फंक्शन क्या है जी, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, यानी रक्त का शुद्धिकरण करना है। क्लियर हुई बात। ठीक है, शुद्धिकरण बाद में बताऊंगा। 2 क्वेश्चन और लिख लो इसके। पल्मोनोलॉजी, पल्मोनोलॉजिस्ट। ठीक है, याद कर लेना, पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट। ठीक है, देख लेना थोड़ा बहुत हिंदी में। ये क्या है जी, स्टडी ऑफ लंग है, फेफड़ों का अध्ययन है। ये क्या है जी, स्पेशलिस्ट ऑफ लंग्स, यानी फेफड़ों का विशेषज्ञ होता है। तो याद रखना, इससे याद क्या रखेंगे हमें, और बात क्या याद रखेंगे, पल्मोनरी आर्टरी याद रख लेना। पल्मोनरी ब्लड वाला चैप्टर देख लेना, वेन याद रख लेना। ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझाया। ये इसे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी को फुफ्फुसीय धमनी बोलते हैं, फुफ्फुसीय धमनी। और इसे क्या बोलते हैं, तो आप क्या होगा जी, फुफ्फुसीय सीरा बोलते हैं, सीरा। काम क्या करती है जी, ये अशुद्ध रक्त लेके आती है। इसमें क्या पाया जाता है, इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त पाया जाता है। और ये क्या है, शुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचाती है, शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड। ये बात हमने वहां पे पढ़ी थी। यानी आपके फेफड़े, ये आपका दिल है, दिल दीवाने का डोला। ठीक है, दिलदार के लिए किस प्रकार से डोला, ये वाला दिल है। इसको 4 भागों में बांट देते हैं। ये आपके फेफड़े हैं, ये बना दिए फेफड़े, ये बना दिए फेफड़े। ठीक है, और यहां से रक्त आएगा, यहां से रक्त आएगा, यहां से रक्त जाएगा इधर वाले साइड, और ये रक्त वापस यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे याद करना है। ये कैसा रक्त है, तो ये आपके है वो आर्टरी, कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी, जो क्या लेके जा रही है, अशुद्ध रक्त लेके जा रही है। यहां पर प्यूरिफिकेशन होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चली जाएगी फेफड़ों में, और यहां पर मिल जाएगी आपको ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाला ये शुद्ध रक्त है, और ले आने वाली का नाम क्या है, सीरा है। शुद्ध रक्त को लेके आती है उस सीरा का नाम फुफ्फुसीय सीरा है। कहाँ डालेगी, हार्ट के किस चैम्बर में डालेगी, बता देना आप कमेंट में। ठीक है, और फिर ये क्या होगा, इधर जाएगा, और इधर से पूरे शरीर में जाएगा, आपके पूरे शरीर में प्यूरिफिकेशन। और शरीर से फिर कहाँ चला जाएगा, हृदय में। हृदय से इधर जाएगा, इधर से इधर, इधर 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 इधर। कंप्लीट हुई बात क्या। ठीक है, तो रक्त को शुद्ध क्या होता है, तो आप लिख लो यहाँ पे, बेसिस ऑफ, रक्त शुद्ध होता है ना, तो बेसिस ऑफ गैस, यानी गैसीय माध्यम से शुद्ध होता है। याद रख लेना, गैसीय माध्यम से शुद्ध होता है, गैसीय माध्यम से शुद्ध होता है। ठीक है, और गैसीय माध्यम से शुद्ध क्या होता है जी, आरबीसी शुद्ध होता है। आरबीसी का कौन सा भाग है जी, हीमोग्लोबिन शुद्ध होता है। कौन सा, हीमोग्लोबिन शुद्ध होता है, ग्लोबिन। और ये बात मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ ब्लड वाले चैप्टर के अंदर, तो इस बात पर मैं बहस नहीं करना चाहता 15-20 मिनट तक। ठीक है, तो गैसीय माध्यम से शुद्ध कहाँ होता है, तो फेफड़ों में होता है। सीधा पूछ ले क्षमता कहाँ पे है, तो किडनी में होता है। फेफड़े कौन से भाग को शुद्ध करते हैं, तो रक्त के आरबीसी के भाग को शुद्ध करते हैं। किडनी कौन से भाग को, प्लाज्मा को। ठीक है ना, प्लाज्मा को। क्लियर है, वहाँ पे यूरिन का निर्माण किडनी में होता है, यहाँ पे यूरिन का निर्माण नहीं होता, यहाँ पे निर्माण किसी का भी नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ है ऑक्सीजन। यानी ये फेफड़े हैं, मैं बता देता हूँ, ये फेफड़े हैं। ठीक है, और ये वाला भाग क्या है, ये ब्लड है, मान लो आपका ये चल रहा ब्लड। ठीक है, तो फेफड़ों के बीच क्या होगा, सी, ठीक है, CO2, और ये क्या होगा,
O2, यानी फेफड़ों तो O2 किसको दे देंगे, आरबीसी को दे देंगे, और इससे क्या ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले, अच्छी चीज़ दे देंगे, और बुरी चीज़ लेके ये बाहर क्या हो जाएगा, एक्सलेशन हो जाएगा इसका, यानी बाह्य शोषण जिसे हम बोलते हैं, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाएगी। तो यहाँ पे रक्त शुद्ध भी हो रहा है। क्लियर हुई क्या, या अभी भी नहीं हुई बात है, ठीक है ना, बता दिया करो, कमेंट कर दिया करो, बिल्कुल मूर्ख होते जा रहे हो दिनों दिन। तो ये फेफड़ों के बारे में कुछ बातें थी जो हमें याद रखनी होती है, ठीक है। और क्या बातें हैं जी, एक क्वेश्चन आता है आपका, टिडल वॉल्यूम कितनी है, टाइडल वॉल्यूम कितनी है, या टिडल वॉल्यूम कितनी है, लिख लो, टिडल आयतन कितना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। IRV इंस्पायरेशन, रिजर्व वॉल्यूम क्या है, ठीक है, यानी अतः शोषण, ठीक है, संगठित आयतन क्या है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है ERV क्या है, ठीक है, एक्स पायरेशन, रिजर्व वॉल्यूम क्या है, यानी निःशोषण संगठित आयतन क्या है। और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, वो क्या है, रेजिड्यूल वॉल्यूम क्या है, यानी शेष आयतन कितना है। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको देने होते हैं। आप एक बार में जितनी सांस नॉर्मल सांस में लेके जा रहे हो ना, नॉर्मल, ठीक है ना, वो है आपकी इंस्पायरेशन, अतः शोषण। कितने वॉल्यूम, कितना आयतन, कितने अंदर हवा जा रही है, उसको बोलते हैं अतः शोषण, ठीक है, उसे टाइडल वॉल्यूम, ठीक है ना। टाइडल वॉल्यूम क्या है, आप एक बार में कितनी सांस अंदर लेके जा रहे हो, और एक सांस के अंदर, ठीक है ना, इस सांस के अंदर कितनी हवा लेके जा रहे हो, उसे बोलते हैं हम टिडल वॉल्यूम, यानी आप कहोगे जी टिडल आयतन, वो कितना है जी। तो आप नॉर्मल सांस के अंदर है ना आधा लीटर तक हवा अंदर लेके जाते हो, यानी 500 मिलीलीटर। आप लिख लेना पर ब्रीथ, यानी एक शोषण के अंदर आप कितनी लेके जाते हो, 500 मिलीलीटर। आप सांस कितने लेते हो, एक मिनट में 14 से 16 बार। और आपके मिनट की पूछ ले तो आपका आंसर क्या रहेगा, एक मिनट में आप 6000 से लेकर 8000 मिलीलीटर पर मिनट आप फेफड़ों के अंदर हवा लेके जाते हो, यानी 6 लीटर से 8 लीटर, 6000 से 8000 मिलीलीटर पर मिनट। क्योंकि आप 16 पाउंड, 16 को 5 से गुणा करोगे 80 हो गया ना, यानी एक सांस में इतनी, तो 7 16 8, याद कर, ठीक है। ये कितनी है, ये आप फोर्सफुली जितनी लेके जा सकते हो, यानी मैंने सांस भर लिया, जितना मैं भर सकता हूं उस सांस को हम क्या करें, फोर्सफुली हम क्या कर रहे हैं, इंस्पायरेशन कर रहे हैं, उसे बोलेंगे इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। IRV कितनी है, तो वो आपको आंसर देना है, वो आप लेके जा सकते हो एक सांस द्वारा 2500 से लेकर 3000 मिलीलीटर पर शोषण, एक सांस में आप, वो है IRV, ठीक है ना। अब छोड़ कितनी सकते हो, निःशोषण का मतलब छोड़ना, छोड़ कितनी सकते हो, कम ही छोड़ सकते हो। जोर मार के देखो, आप ट्राई करो, प्रैक्टिकली करो, तो वो 1000 से लेकर आप जोर मार के 1100 मिलीलीटर पर सांस के द्वारा छोड़ सकते हो, एक्सपायरेशन कर सकते हो। फोर्सफुली की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, फोर्सफुली का मतलब जोर लगा के, ठीक है ना, लेकिन सांस इतना ले सकते हो। रेजिड्यूल यानी ये जो ऑलवेज, ठीक है ना, सेम रहती है, बनी रहती है, यानी ऑलवेज फिल इन लंग्स, यानी प्रत्येक समय जो बनी रहेगी। लंग्स कुछ भी हो जाए, आप जोर मार के सांस छोड़ दो, जोर मार के ले लो, उतनी रखे ही रखेगा वायु। वो क्या है, तो वो है आपकी 1500 मिलीलीटर।
वो कितनी है 1500, यानी 1.5 लीटर लंग्स के अंदर हवा हर टाइम भरी रहती है, उसे हम बोलते हैं रेजिड्यूल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपके लंग्स से क्वेश्चन थे जो हो जाने चाहिए। पल्मोनरी वेन किससे संबंधित है, पल्मोनरी आर्टरी किससे संबंधित है, पल्मोनोलॉजी किससे संबंधित है, पल्मोनोलॉजिस्ट किससे संबंधित है, सारे क्वेश्चन। टाइडल वॉल्यूम क्या है, IRV क्या है, ERV क्या है, रेजिड्यूल वॉल्यूम क्या है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें याद करनी है। ये आपके प्यारे से लंग्स है, ठीक है, प्यारे से लंग्स। और इनके नीचे होता है डायफ्राम। इनके नीचे क्या होता है, डायफ्राम, ठीक है, ये डायफ्राम होता है। और ये आपका शरीर हो गया मान लो, ठीक है, ये शरीर हो गया और ये यहाँ पर खत्म हो जाता है इस प्रकार से। ये इस प्रकार आपके लंग्स, इसे क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल। ठीक है, यानी इसे क्या बोलते हैं, उदर गुहा। और ये वाली गुहा वक्ष गुहा, जिसमें फेफड़े स्थित है आपके। ये वाला आपका इधर ट्रेकिया को थोड़ा लंबा से लेके चले जाओ, यहाँ पे वोकल कॉर्ड आपको बताया भी होगा, ठीक है ना, ये आपकी चिन होगी, ठीक है, यहाँ पर आपका वोकल कॉर्ड है, ठीक है। इस प्रकार से आप एक आदमी बना लो कुछ भी करके, ठीक है। तो ये आपका समझ में आ जाना चाहिए लंग्स है किस प्रकार से। अब हम आगे पढ़ते हैं डायफ्राम के बारे में। ये डायफ्राम क्या करता है जी, इस डायफ्राम के बिना तो संभव ही नहीं है सांस लेना। डायफ्राम को अगर आप चाकू लगा दो ना, ऐसे चाकू इसको ऐसे कर दो, सांस नहीं ले पाओगे आप। डायफ्राम खत्म आप खत्म, डायफ्राम खत्म आप खत्म, क्योंकि सांस नहीं ले पाओगे तो ऊर्जा कहाँ से लेके आओगे, और अगर ऊर्जा नहीं लेके आओगे तो फिर बच कैसे पाओगे जनाब, ठीक है ना। क्योंकि सांस लोगे ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, और तभी तो हमें ATP मिलेगी या नहीं, ठीक है ना। सांस रोक के देख लो आप, ठीक है। 4 से 5 मिनट के अंदर अगर आपकी सांस बंद हो जाती है, हार्ट अटैक में सबसे पहले ब्रेन की डेथ होती है। सबसे पहले कौन मरेगा, दिमाग मरेगा, ठीक है। दिमाग के अंदर आप 15 सेकंड तक ऑक्सीजन न दो, 15 सेकंड भी ऑक्सीजन ना जाए ना तो आपको चक्कर आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो कितने सेकंड तक दिमाग में ऑक्सीजन ना जाए चक्कर आ सकता, क्योंकि ब्रेन जो है ना वो ऑक्सीजन को स्टोर नहीं कर सकता, वो कोई भी न्यूट्रिएंट वगैरह ऑक्सीजन को स्टोर नहीं करता। तो ऑक्सीजन बंद हुई आपको चक्कर आ जाएंगे, ठीक है ना। ब्लड सप्लाई बंद हुई चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन जरूरी है। आपको क्या पढ़ना है जी, अब डायफ्राम पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, डायफ्राम। अरे क्या है रे, फ्राम, डायफ्राम, ठीक है। तो डायफ्राम के बारे में क्या पढ़ेंगे। डायफ्राम है क्या, एक मसल है, ठीक है। क्या है जी, एक मसल है। तो आप कहोगे जी ए थिन स्केलेटल मसल्स which separate abdominal to thoracic cavity। एक ऐसी मसल, यानी एक मोटी मांसपेशी है, कुछ भी नहीं है मोटी, ये बात याद रखना। कंकाल क्या है, पेशी है, जो शरीर को 2 भागों में बांट दिया है। आप कह सकते हो उदर गुहा को वक्ष गुहा से अलग करने का काम करती है। लिखने वाली बात ही नहीं थी। ये वाले भाग मैंने अभी तो बताया है, ये वाला भाग, ठीक है। वक्ष गुहा ऊपर रह गई, उदर गुहा नीचे आ गई, इसको अलग करने का मोटी सी एक क्या है, पेशी है, बस ये डायफ्राम है। उंगली लगा के देखो, ऊपर नहीं जाएगा, अगर जाता होता तो नुकसान हो जाता, ठीक है। दूसरा इसका काम क्या है जी, ठीक है। 75% रोल इन रेस्पिरेशन, ठीक है। आपको होगा जी 75% है ना, ठीक है, इसकी सांस लेने में भूमिका होती है। देख लो, इसकी
सांस लेने में भूमिका होती है। ब्रेथ भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, ब्रीदिंग भी कर सकते हो, लेने में भूमिका होती है, ठीक है। यानी 75% सांस होगा ना वो किसके कारण आएगा, एब्डोमिनल कैविटी, सॉरी इसके कारण आएगा, ठीक है। 25% किसके कारण आता है जी, तो 25% भी लिख लो आप। 25% किसका रोल होता है, तो रिब्स मसल्स होती हैं, रिब्स मसल्स, ठीक है। तो आप कहोगे जी पेशियां जो होती है ना, कौन सी पेशियां, पसलियों की पेशियां, पसलियों की पेशियां जो होती हैं उनकी 25% भूमिका होती है सांस लेने में, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगी, रिब्स सहायता करते हैं, स्टेर्नम वगैरह किस प्रकार से सहायता करती है, इतना डीप नहीं जाना। 75 जो सहायता करेंगे ना वो डायफ्राम करेगा, ठीक है। डायफ्राम कैसे जी, जब वो होगा कॉन्ट्रैक्ट, एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो, एक बार क्या होगा, रिलैक्स होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो किधर जाएगा, अपवर्ड जाएगा, ठीक है, अपवर्ड, और नहीं तो वो क्या जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है, जब रिलैक्स होगा। यानी जब वो होगा संकुचित, इस बात को ऐसे सुन, जब उसका संकुचन होगा तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, और जब उसका क्या होगा, शीतलन होगा डायफ्राम का, तो वो क्या जाएगा, नीचे से ओर जाएगा, ठीक है। यानी अपवर्ड जाएगा और ये क्या होगा, डाउनवर्ड जाएगा। और जब वो अपवर्ड जाएगा तो हमारे सांस अंदर आएगी, इनहेलेशन होगा, ठीक है ना, यानी अतः श्वसन होगा। दिमाग के ऊपर से मत जाने देना, कोई चीज़ को समझा के जाता हूँ सारा कुछ, अतः श्वसन होगा, ठीक है ना, गर्मी में लगे हुए हैं आपके लिए। और जब क्या होगा, डाउनवर्ड जाएगा तो क्या होगा, एक्सहेलेशन होगा, आप कहोगे जी निःश्वसन होगा। निःश्वसन का मतलब है सांस अंदर लेना, और क्या है, अतः श्वसन का मतलब है सॉरी, निःश्वसन का सांस बाहर फेंकना, अतः श्वसन का अतः आंतरिक भाग में लेके जाना, ठीक है। एक्स, इसे क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों में फर्क मत समझना, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का है। कॉन्ट्रैक्ट यानी संकुंचन होगा, क्या होगा उसका, संकुंचन होगा, संकुंचन होगा, ये क्या जाएगा, अपवर्ड की ओर जाएगा, अपवर्ड की ओर जाएगा तो फेफड़े फूलेंगे। यानी ये इस प्रकार से, मान लो इस प्रकार से, मैं ऐसे ऐसे करूंगा, इसको ऐसे करूंगा तो इसके अंदर क्या होगा, जगह हो जाएगी, सांस अंदर आएगा, ठीक है ना। और जब मैं क्या करूंगा, इसको नीचे लेके आऊंगा तो फेफड़े क्या हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, सांस बाहर जाएगी, ठीक है। तो इसका रोल मुख्य रहता है। यानी ये जब क्या आएगा, ऊपर जाएगा, फेफड़े फूलेंगे, आपकी चेस्ट फूलेगी, ठीक है ना, इससे हवा भर जाएगी, जिसे क्या बोला, यानी ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होके अपवर्ड जा रहा है, और आपके क्या हो रहा है, अतः श्वसन हो रहा है। पूछ ले तो बता देना है हमें। ये जब नीचे जाएगा ना, ऐसे जाएगा, तब क्या होगा, फेफड़े इस प्रकार से चिपक जाएंगे, ठीक है। तो अंदर जो हवा थी वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो जब रिलैक्स होगा तो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, और हमें क्या, निःश्वसन होगा। यानी फेफड़े जब रिलैक्स होते हैं, जब डायफ्राम शीतलन होता है डायफ्राम का, तो सांस अंदर जाती है, बाहर जाती है, तो आपको बता देना है, सांस क्या होगी, बाहर जाएगी। जब शीतलन होगा तो सांस क्या होगी, बाहर जाएगी। थोड़ा सा कंसेप्ट सा उल्टा सा है, ठीक है ना, क्या है, थोड़ा सा उल्टा सा, लेकिन आपको समझ लेना है। तो ये डायफ्राम था, डायफ्राम कुछ नहीं है, ठीक है ना, डायफ्राम थ्रोसिस रीजन और एब्डोमिनल लेचर बीच की एक मोटी सी परत है, मांसपेशिया की। स्केलेटन क्यों है, क्योंकि वॉल्यूंटरी मसल है। कौन सी मसल है, वॉल्यूंटरी, आपके इच्छा के अनुसार काम करेगी, ठीक है ना, क्योंकि आप सांस रोक भी सकते हो, सांस छोड़ भी सकते हो, कुछ देर के लिए रोक सकते हो, तो आपकी इच्छा के अनुसार काम कर रहा है डायफ्राम, ठीक है। दो भागों में बांटता है, प्रोटेक्शन भी देता है, किसको देता है जी, अगर आपने ज़्यादा खा लिया, आपको सांस नहीं आता, याद है ना, कारण क्या है, डायफ्राम, क्योंकि अमाशय थोड़ा सा डायफ्राम को संकुचन शीतलन होने नहीं दे रहा, ज़्यादा खा लिया आपने। उसके बाद हिचकी आना किसका कारण है, डायफ्राम का है, ठीक है ना। हिचकी भी किसके कारण आती है, डायफ्राम के कारण आती है। हिचकी का मतलब ये नहीं है स्कप जिसे बोलते हो आप, कोई याद कर रहा है, याद नहीं कर रहा, डायफ्राम में गड़बड़ हो गई, कारण अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, आगे बताऊंगा लास्ट में, याद करवाना।
तो ये आपका डायफ्राम था। डायफ्राम से आगे हम पढ़ने वाले हैं ब्रीदिंग वगैरह। अब किस प्रकार से पढ़ेंगे इसको देखते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट वेट करना। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं अब हमारे लेक्चर की ओर। किस प्रकार से हमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। डायफ्राम को कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है मेडुला ओब्लांगेटा और पोन्स, ठीक है, पोन्स। अब पढ़ते हैं ब्रीदिंग के बारे में, ठीक है। ब्रीदिंग यानी श्वास बोलते हो आप जिसे, या जिसे आप सीधी भाषा में सांस बोलते हो, वो पढ़ेंगे। सांस का मतलब है, सांस का मतलब है एयर इन एयर आउट, ठीक है, बाय लंग। सीधी सिंपल भाषा में एयर अंदर गई एंड एयर आउट लंग्स। फेफड़ों के द्वारा हवा को अंदर लेके जाना, फेफड़ों के द्वारा हवा को अंदर लेके जाना और हवा को बाहर करना, ठीक है ना। यानी एयर को क्या करना, इनटेक करना, एयर को आउट करना, वो प्रोसेस ब्रीदिंग कहलाती है। बस क्या कहलाती है? ब्रीदिंग। क्या कहलाती है? ब्रीदिंग, ठीक है ना। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं, जो कि फेफड़ों तक हो रहा है। ब्रीदिंग किसका भाग है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का भाग है, पीछे पढ़ाया था हमने। इसके अंदर 2 क्रिया होती है जी, बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। इंस्पायरेशन, ब्रीदिंग को आप वेंटिलेशन भी बोल सकते हो, वेंटिलेशन, वेंटिलेटर यूज होता है इसके लिए। इंस्पायरेशन, या इसे बोलते हैं इनहेलेशन, या आप बोलते हो इसे अतःश्वसन। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है जी, बार बार ये शब्द आ रहा है। दूसरी क्रिया जो है वो क्या है? एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन या निःश्वसन, ठीक है। अतःश्वसन का मतलब है इनटेक एयर, यानी हवा को अंदर लेके जाना, हवा अंदर लेकर जाना, ठीक है। इनटेक एयर फ्रॉम एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यानी अंदर लेके जाना फेफड़ों के, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिपल्सन एयर, या आप सीधा कह सकते हो ब्रीदिंग आउट, ठीक है। रिपल्सन एयर यानी हवा को बाहर करना, हवा को बाहर फेंकना, या आउट एयर फ्रॉम लंग्स, हवा को बाहर फेंकना। या आप इसे बोल सकते हो ब्रीदिंग, इसे भी बोल सकते हो आप ब्रीदिंग इन, सांस को अंदर लेना, ब्रीदिंग इन, ठीक है। इसे बोल सकते हो ब्रीदिंग आउट, सांस को बाहर छोड़ना, ये बात है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है जी, और क्वेश्चन आप बताओ जी, एक बात बता दो आप, एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है जी? 760 मिलीमीटर मरकरी होता है। ये किसका प्रेशर है? वायुमंडल का प्रेशर माना जाता है सामान्यतः, ठीक है। वायुमंडल का प्रेशर कितना है? दाब कितना है? 760। वायुमंडल में ये चीज़ याद रखना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, काम आएगा आगे ज्योग्राफी में भी।
यहाँ भी काम आएगा, फिजिक्स में काम आएगा। उसके बाद एटमॉस्फेयर जो है ना, उसके अंदर गैस जो है एयर है, उसके वो किस किस से मिलकर बनी हुई है, तो आपको बताना है जी। 78.09% तो इसमें नाइट्रोजन है जी, ठीक है। 21% लिख लो आप, 21% इसमें ऑक्सीजन है जी। 0.1% ऑर्गन है जी। 0.03% क्या है जी इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड है जी। कुछ अन्य गैसें हैं जी, वाटर वेपर है, ये एयर में पाई जाती है जी। किस में पाई जाती है, हवा, एटमॉस्फेयर में। तो आप जब सांस लोगे तो ये नहीं है भी नाक के अंदर फिल्टर लगा हुआ है, कोई ऑक्सीजन लेगा बाकी छोड़ देगा। कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेगा वो, वाटर वेपर भी लेगा, ऑर्गन भी लेगा, ऑक्सीजन लेगा, और जो गैसें पाई जाती है ना, हीलियम, हाइड्रोजन, सारी गैसें जितनी एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, यानी जितनी गैसें वायुमंडल में पाई जाती है, सारी की सारी इनटेक की जाएगी। तो आपसे पूछा जाता है सांस लेते समय कितनी नाइट्रोजन लेता है मानव, तो इतनी नाइट्रोजन इनटेक करता है। कितनी ऑक्सीजन सांस के द्वारा ली जाती है, जितनी वायुमंडल में उतनी। कितनी ऑर्गन ली जाती है, तो आप कहोगे जी जितनी है उतनी। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर वेपर भी लिए जाते हैं। तो वह हवा सांस लेते समय कितनी ली जाती है, तो आप कहोगे जी 21% ऑक्सीजन ली जाती है। दो चीज़ याद कर लो, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तो ली जाती है। आपसे पूछेगा ऑक्सीजन कितनी ली जाती है, इतनी। सांस को बाहर छोड़ते समय छोड़ी कितनी जाती है, तो हमें पता नहीं है। लेने समय कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ली जाती है, ठीक है। अब पूछेगा सांस लेते समय आपके फेफड़ों का प्रेशर कितना होता है। सांस लेते समय फेफड़ों का प्रेशर कितना होता है, तो 760 था, उससे 2 कम कर दो, 758 mmHg होता है। ये फेफड़ों का प्रेशर होता है 758, इतना। क्योंकि प्रेशर हवा से कम होगा तभी तो सांस अंदर जा पाएगी ना, क्योंकि प्रेशर जिधर कम होगा उधर ही निकलने की कोशिश करेगी हवा, तो ये अंदर चली जाएगी, ठीक है जी। ये बात भी याद करनी है आपको। यहाँ से क्वेश्चन बनता है जी, सांस छोड़ते समय आप कितनी नाइट्रोजन छोड़ते हो जी। जितनी लिए नाइट्रोजन का कोई काम ही नहीं, आप छोड़ दोगे। कितनी ऑक्सीजन छोड़ते हो, 17% ऑक्सीजन छोड़ते हो जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात। कितने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, 4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हो जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात। वाटर वेपर भी अच्छा छोड़ देते हो आप, ठीक है ना। बाकी गैस तो छोड़ ही रहे हो, ये तो जो गई थी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन यूज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये गई थी ना, ये भी यूज नहीं होती, ये भी वापस आ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से आई है फालतू होके, ऑक्सीजन ही जाएगी किसमें, ब्लड के अंदर, बाकी कोई भी गैस नहीं जाएगी। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हो तो जा सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जा सकती है, और इससे सफोकेशन से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। क्लियर है बात। अब सांस छोड़ते समय फेफड़ों का प्रेशर होता है 762 mmHg, ये प्रेशर सांस छोड़ते समय फेफड़ों का, क्योंकि फेफड़ों का ज़्यादा होगा वायुमंडल से, तभी तो बाहर सांस छोड़ पाएंगे। आप दिन के अंदर 400 मिलीलीटर जल का निष्कासन करते हो वाटर वेपर के रूप में, यानी जल वाष्प के रूप में। ये क्वेश्चन आया हुआ है। सांस के द्वारा कितना जल बाहर निकाल दिया जाता है हमारे शरीर से, 400 मिलीलीटर। 400 मिली, आधे लीटर से 100 ग्राम कम है, ठीक है। ये तो होगी बातें वो। सांस कितनी बार लेते हो आप, 14 से 16 बार दिन में, मिनट में। 14 से 16 बार मिनट में लेते हो, यानी एक सांस द्वारा आप कितनी वायु अंदर ले जाते हो, नॉर्मल 500 मिलीलीटर। कितने ले जाते हो, 500 मिलीलीटर। और जो एक सांस द्वारा लेके दी जाती है ना, उसे बोलते हैं टिडल वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिडल वॉल्यूम। टिडल आयतन कितना होता है, टिडल आयतन यानी आपके नॉर्मल सांस द्वारा ली गई वायु को अंदर जो, वो क्या है, टिडल वॉल्यूम है। ऑक्सीजन नहीं, वॉल्यूम, पूरी की पूरी एयर ली गई है 14 से 16 बार। तो आपने एक मिनट में
14 से 16 बार सांस किया, एक सांस में ली गई है ये, एक सांस में, याद करना, लेने वाली है। 500 है तो 1 मिनट में लगभग कितनी हो गई आपकी, 16.80, 6000 से 8000 मिलीलीटर, यानी 1 मिनट में आप 6 से 8 लीटर वायु अंदर लेके जाते हो आपके नॉर्मल सांस के लिए। अगर आप कोई मतलब अच्छा कार्य कर रहा हो तो ये श्वसन क्रिया कितनी बढ़ सकती है, 20 से 25 सांस पर मिनट हो सकते हैं आपके। ठीक है, दौड़ लगा रहे हो आप और कुछ कर रहे हो, मतलब ऐसा काम कर रहे हो जो आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है। ये क्या हो जाएगा, 14 से 16 से 20 से 25 बार हो जाएगा। ये बात तो ये हो गई। अगर आप फोर्सफुली सांस अंदर लेना चाहो तो कितना सांस अंदर ले सकते हो, कितनी वायु अंदर ले सकते हो, तो आप कितनी ले सकते हो, 2500 से 3000, यानी 2.5 से 3 लीटर। आप अगर फोर्सफुली लेना चाहो तो इसे बोलते हैं इनहेलेशन रिजर्व वॉल्यूम, इनहेलेशन रिजर्व वॉल्यूम, यानी अतः श्वसन जो लास्ट की वॉल्यूम आपकी रिजर्व कितनी कर सकते हो, आप इकट्ठी कितनी कर सकते हो, ठीक है ना, इकट्ठी कितनी कर सकते हो, रिजर्व ही कहा जाएगा हिंदी में भी, ठीक है ना, रिजर्व वॉल्यूम आयतन कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पे रिजर्व कहा जाएगा। ठीक है, हिंदी का शब्द ये सब मतलब गड़बड़ाया सा हुआ है, इसका कभी पूछा ही नहीं जाता, याद नहीं रहता। वो कितनी है, तो वो आप लेके जा सकते हो जनाब 2.5 से 3 लीटर। तो मैंने क्या बताया था, IVR क्या होगा, 2.5 से 3 लीटर, आप तो बताया था, यानी 250 से लीटर ml से 3000 ml। ये कौन सी है, यानी आप चाहो तो एक सांस के द्वारा ना 3 लीटर तक ले जा सकते हो। मैंने कहा मैं इतनी देर सांस ले रहा था, अब मैंने अपने फेफड़ों में 2.5 से 3 लीटर तक वॉल्यूम भर ली है, पूरा जोर लगा के, जितना जोर हो सके लास्ट 3 लीटर ले जाके जा सकते हो। नॉर्मल में 500 जा रही है और जोर लगा के फोर्सफुली 3000 तक, इसे क्या बोलते हैं, IRV। ठीक है, इनहेलेशन रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। उसके बाद एक वॉल्यूम और पूछी जाती है, कौन सी, ERV, एक्सहेलेशन रिजर्व वॉल्यूम, यानी आप बाहर सांस छोड़ते हो, निःश्वासन की वॉल्यूम कितनी है, वो आप बाहर 3000 ले सकते हो, लेकिन फोर्सफुली छोड़ नहीं सकते। वो कितनी छोड़ सकते हो, 1100 से लेकर 1200 तक, 1000 से लेकर 1100 तक मिलीलीटर छोड़ सकते हो आप। यानी फोर्सफुली आप सांस छोड़ना चाहते हो ना, जितनी छोड़ सकते हो उस वॉल्यूम को क्या कहा जाता है, ERV कहा जाता है, यानी 1000 से 1100 होती है वो। ठीक है, और उसके बाद यानी आप लगा के देख लो, एक तो सांस लेने में आप लंबी ले सकते हो, छोड़ने में इससे ज़्यादा नहीं आ सकती भाई। ठीक है, और लेने में क्लियर है ना बात, तो वो ज़्यादा है वो कम है। लास्ट का एक और बता देता हूँ, रेजिड्यूल वॉल्यूम, फेफड़ों की रेजिड्यूल वॉल्यूम कितनी होती है, यानी अवशेषी आयतन कितना होता है, अवशेषी आयतन, यानी फेफड़ों में कितनी हवा हर दम हर टाइम ऑलवेज फिल रहती है, तो वो कितनी रहती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, 1500 मिलीलीटर। वायु या गैस को मिलीलीटर में मापते हैं, याद रखना। 1500 मिलीलीटर आपके फेफड़ों के अंदर हरदम रहती है। दोबारा देख लो, आराम से सांस ले रहा हूँ, टाइडल वॉल्यूम कितनी है, 500। सांस कितनी बार लेता हूँ आराम से, 14 से 16 बार। अगर तेज़ मतलब कोई काम कर रहा हूँ तो 20 से 25 बार भी हो सकता है। 14 से 16 बार अगर सांस लेता हूँ मैं, एक बार में जितनी वॉल्यूम अंदर लेके 500 मिलीलीटर टाइडल वॉल्यूम कहलाती है। क्या बोला, टिडल वॉल्यूम भी कहते हैं, टिडल वॉल्यूम 500, टिडल वॉल्यूम 500। जोर से सांस लिया, जोर से सांस लेने को क्या बोलेंगे, फोर्सफुली क्या किया हमने, इंस्पायरेशन किया या इनहेलेशन किया या अतःश्वसन किया, जोर से किया, तो हम कितनी लेके जा रहे हैं, 2503 जिसे क्या बोलते हैं, IRV, इनहेलेशन रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, छोड़ना चाह रहा हूँ मैं, छोड़ कितनी सकता हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा जोर मार के, तो
1100 से 1000 से 1100, इसे क्या बोलेंगे ERV बोलेंगे, एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम या एक्सहेलेशन रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद आपके फेफड़ों में हरदम रहती है, आप जोर मार के सांस लो, जोर मार के छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1500 आपके फेफड़ों में जमा रहेगी, क्या रहेगी, जमा रहेगी। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई ब्रीदिंग की। ठीक है, फेफड़ों की एक बात मेरे को याद आ गई, वो भूल गया था मैं बीच में। फेफड़े जिस झिल्ली में स्थित होते हैं ना, फेफड़े जिस झिल्ली में स्थित होते हैं उस झिल्ली का नाम क्या होता है, प्लूरल झिल्ली होता है, लिख लेना। ठीक है, ब्रीदिंग हो गया, ब्रीदिंग के साथ साथ आपका फेफड़े हो गए। इसके बाद आप पढ़ लो, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ोगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस यानी गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन किस प्रकार से होता है। तो गैस दो ही है हमारे, गैसों का परिवहन से मतलब क्या है, रक्त के द्वारा गैसों का परिवहन है। ब्लड से कहाँ जाएगी, टिश्यू में जाएगी। और आई कहाँ से थी, लंग्स से, यानी फेफड़ों से आई थी। फेफड़ों से आई थी कहाँ जाएगी, ब्लड में, और ब्लड के द्वारा टिश्यू तक पहुँचाई जाएगी। टिश्यू के द्वारा फिर ब्लड में छोड़ दी जाएगी और ब्लड के द्वारा फिर लंग्स तक पहुंचाई दी जाएगी। जो ये ब्लड का बीच का काम है ना, ब्लड के द्वारा ही गैसों को इधर उधर लेके जाना क्या कहलाता है, गैसों का परिवहन कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज कहलाता है। ठीक है ना, लंग्स और इसके बीच में, ब्लड के बीच में हो रहा है, वो उसे क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है ना, गैसों का विनिमय बोलते हैं। और विनिमय जो एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख लेना, गैसों का विनिमय हमारे शरीर में किस माध्यम से होता है, तो विसरण के माध्यम से होता है। विसरण यानी डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। किस माध्यम से होता है, डिफ्यूजन। ये बात मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फेफड़ों और रक्त के बीच गैसों का विनिमय होता है, वो किस माध्यम से होता है, तो उसकी प्रोसेस है वो डिफ्यूजन है। ठीक है ना, डिफ्यूजन के, गैस हमेशा डिफ्यूजन से निकलती है, याद रख लेना। उसके बाद टिश्यू और ब्लड के बीच भी गैसें जाएगी, भी टिश्यू के बीच जा रही है, टिश्यू से वापस ब्लड में आ रही है, तो ये भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहलाता है। जो इंटरनल रेस्पिरेशन का पार्ट है, ये भी किस माध्यम से हो रही है, विसरण। यानी यहाँ से फेफड़े से, ये आपका फेफड़े का एल्वियोलाई है, इससे ब्लड में जा रही है, और ब्लड आगे मान लो यहाँ टिश्यू है, उस टिश्यू में भेज रहा है, तो ये दोनों क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे याद रखना, डिफ्यूजन, विसरण। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। ये ब्लड वेजल है और ये आपका रक्त है मान लो। ठीक है, और ये एल्वियोलाई है फेफड़े की, इनके बीच में गैसों का आदान प्रदान हो रहा है ना, ये किस माध्यम से हो रहा है, डिफ्यूजन के माध्यम से हो रहा है, याद रखो इस बात को। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का विनिमय बोलते हैं। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे आ रही है या जा रही है, दोनों तरफ गैसों का विनिमय बोलते हैं। ठीक है, और ये ब्लड यहाँ से ले कैरी करेगा और यहाँ तक लेके जाएगा, और यहाँ से वापस लेके किधर भी होके यहाँ तक वापस पहुँचाएगा। इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, जो किसके द्वारा होता है, ब्लड के द्वारा होता है। बात याद रखना। ठीक है, डिफ्यूजन याद रखना है हमें। अब हमें क्या याद रखना है, यानी फेफड़ों से ब्लड तक जाएगी सिंपल भाषा में, और ब्लड से टिश्यू में जाएगी, और ये ब्लड के द्वारा जो गैसों को कैरी किया जा रहा है ना, वही क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज है। टिश्यू से वापस भी आएगी, ब्लड में आएगी, और ब्लड के द्वारा फिर वापस लंग के द्वारा बाहर छोड़ दी जाएगी। यानी बीच का काम, जो मीडिएटर का काम कर रहा है वो ब्लड है, और उसके अंदर जो गैस आना जाने का काम कर रही है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज है। ठीक है, दो गैसों का ट्रांसपोर्ट होता है हमारे शरीर में, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड का किस, ऑक्सीजन का किस प्रकार से होता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का किस प्रकार से होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन लिख लो, सिंपल भाषा में समझा के जाऊंगा। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस प्रकार से होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का परिवहन होता है दो तरीके से, एक तो 98% और एक 2%। 98% कैरी करता है हीमोग्लोबिन। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। पूरा ही लिख लो, आज तो बहुत दिन हो गए। हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट जो 98% ऑक्सीजन लेके जाएगा ना, लंग्स से लेकर कहाँ तक? टिश्यू तक, वो कौन लेके जाएगा? हीमोग्लोबिन लेके जाएगा। 2% जो होगी वो क्या होगी? डिजोल्व इन प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा के द्वारा कितनी है? 2% है प्लाज्मा में घुली हुई। प्लाज्मा में घुलकर क्या हो रही है? 2% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। मैंने बताया होगा ब्लड वाले में। 2% कौन लेके जा रहा है? प्लाज्मा लेके जा रहा है। 98% हीमोग्लोबिन लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा लेके जा रहा है? हीमोग्लोबिन। हिम प्लस ग्लोबिन, याद है क्या? यहां पर काम आएगा वो, हिम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है? ये तो प्रोटीन है जी। और ये क्या है? लोहा है। लोहा कितना है जी इसमें? एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 लोहे के एटम पाए जाते हैं। कितने हैं? 4 एटम ऑफ आयरन है। 4 लोहे के एटम, ठीक है ना? 1, 2, 3 और 4। एक एटम के साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ता है, एक के साथ एक के साथ एक, यानी टोटल हीमोग्लोबिन एक आयरन के साथ, एक फेरस है उसके साथ एक एक ऑक्सीजन है। और एक हीमोग्लोबिन में कितने फेरस हैं? 4 है। तो 4 के साथ कितने? ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा लोहे के साथ तो एक ही है, एक एटम के साथ एक जुड़ा हुआ है, लेकिन हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के अणुओं को बाइंड करता है, बांध के रखता है? तो 4 ऑक्सीजन के अणुओं को। इस बात को याद रखोगे। यहां पर लिख लो, हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु को बांध सकता है बस। और ये किसके साथ बंधते हैं? तो आप ये बात भी लिख लो, एक फेरस जो होता है उसके साथ एक ऑक्सीजन का, ग्लोबिन के साथ नहीं जुड़ता ऑक्सीजन, हिम के साथ जुड़ता है, लोहे के साथ जुड़ता है। एक हीमोग्लोबिन में कितने लोहे के एटम होते हैं? 4। एक एटम कितने ऑक्सीजन को बांध सकता है? मॉलिक्यूल को, एक को। यानी एक हीमोग्लोबिन कितने को बांध सकता है? यानी एक हीमोग्लोबिन, उसमें 4 लोहे के एटम है। एक लोहे का एटम एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बांध सकता है, और एक हीमोग्लोबिन में 4 एटम बंध गए। तो आप सीधा कह दो एक हीमोग्लोबिन के साथ कितने अणु जुड़ सकते हैं? तो 4 अणु जुड़ सकते हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, अगर ये बात हो गई आपकी क्लियर। अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है तो वो क्या कहलाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, यानी HbO2। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस रक्त को क्या बोला जाता है? शुद्ध रक्त कहा जाता है, प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। क्लियर हुई बात क्या? यानी हीमोग्लोबिन 98% ऑक्सीजन को कैरी करता है, यानी इसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। 2% प्लाज्मा में घुलकर ट्रांसफर होती है। क्लियर हुई बात? हो गई जी। ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन है? एक हीमोग्लोबिन के, फिर साथ में लिख देता हूँ, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बांध के रखता है। लिख लो, ठीक है ना? चारों के चारों छोड़ता नहीं है। 25% टिश्यू में देके आता है, 75% फिर लेके आ जाता है। वो आगे है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो काम करता है। ठीक है, वो दिमाग खराब हो जाएगा, लास्ट में करवाऊंगा आपको। कार्बन डाइऑक्साइड 3 रूप से जाती है। कितने रूप से जाती है? 3 रूप से। एक तो ये जाती है प्लाज्मा से, एक ये जाती है हीमोग्लोबिन से, ठीक है, प्लाज्मा से, हीमोग्लोबिन से। ठीक है, हीमोग्लोबिन को आगे तोड़ दूं क्या? चलो कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे लिख लो आप, कार्बिनो हीमोग्लोबिन। और तीसरा लिख लो आप बाइकार्बोनेट।
एक तो ये किसके साथ जा रही है, प्लाज्मा डिजोल्व्ड, यानी प्लाज्मा में घुलकर जा रही है। एक तो ये प्लाज्मा में घुलकर जा रही है। एक हीमोग्लोबिन के साथ जा रही है। ये किसके साथ जा रही है, हीमोग्लोबिन के साथ। प्लाज्मा कितनी कैरी करता है, जल में घुल के जाएगी तो 7% कैरी करता है जी। ये कितना है जी, 23% है। और बाइकार्बोनेट के रूप में है जी 70%। लिख लो बाई कार्बोनेट, ठीक है ना। यानी ये किसके द्वारा कैरी हो रही है, ये किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन 23% ही भेज रहा है। देख लो, प्लाज्मा 7% कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लेके आता है, हीमोग्लोबिन 23% लेके आता है, 70% बाइकार्बोनेट के रूप में आती है। कैसे आती है जी, बताता हूँ 1 मिनट में। ठीक है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कहाँ से हो रहा है, टिश्यू से हो रहा है जी। टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है जी, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ था जी, एनर्जी प्राप्त की थी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई, ब्लड में गई है जी। ब्लड से पहले तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है उसमें भी जाती है, लेकिन ब्लड में गई। ब्लड कहाँ तक लेके जा रहा है जी, लंग तक लेके जा रहा है। इसे क्या बोलते हैं जी, ब्लड के द्वारा लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, किस किस रूप में होती है, प्लाज्मा के रूप में कितनी जाती है जी, 7% की जाती है जी। कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन, इस शब्द पर ध्यान देना आप, 23%। जब ये क्या कह रहा है यहाँ पे, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ HbCO हीमोग्लोबिन बनता है ना, तब वो क्या कहलाता है, तब वो क्या कहलाता है, कार्बेमिनो, कार्बेमिन हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्यों कहलाता है जी, क्योंकि ये हिम के साथ नहीं जुड़ता, हिम के साथ नहीं जुड़ता कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ग्लोबिन पाया जाता है। और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है जी, प्रोटीन के अंदर क्या है, अमीनो एसिड है जी। तो ये अमीनो एसिड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ जुड़ रही है, अमीनो एसिड के साथ। आगे वो किसका हिस्सा है, हीमोग्लोबिन, यानी कार्बेनो, ठीक है, हीमोग्लोबिन कहा जाता है इसे। और वो क्या है जी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। आप कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हो ना, तब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये है HbCO, यानी जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन जुड़ता है तो इसे बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये एक जहर की तरह काम करता है हमारे शरीर में, सफोकेशन करके आपकी मृत्यु हो जाएगी। दीपक जलाकर कभी भी बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने से हमारे फेफड़ों के द्वारा, क्योंकि ऑक्सीजन जल्दी बाइंड करता है किसको, कार्बन मोनोऑक्साइड, और छोड़ता भी नहीं है। क्लियर हुई बात क्या, हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी, तो याद रखना। 70% किसके द्वारा जाती है, यहाँ तक तो आए ही नहीं होंगे। ठीक है, 70% किसके द्वारा जाती है, तो आपका होगी जी 70% बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट के रूप में किस प्रकार जाती है, CO2 है, हाँ जी है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, CO2 है जी, हाँ जी है। इस पे एंजाइम काम करता है, कार्बिनो, ठीक है, उसका नाम है कार्बिनो आर्गिनेस। ठीक है, ये एंजाइम क्या करेगा, हाइड्रोजन के 2 अणुओं को कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणुओं के साथ बांध देगा, जिसे क्या बोलते हैं, कार्बिनो अम्ल बोलते हैं। अब ये आगे क्या होगा, इससे एक फ्री हो जाएगा, किसका एटम फ्री हो जाएगा, हाइड्रोजन का। ठीक है, और ये कितने बच जाएंगे, HCO3 बच जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट बोलते हैं, बाइकार्बोनेट बोलते हैं। और ये बाइकार्बोनेट कहाँ जाके टूट जाएगा, फिर कहाँ जाके टूट जाएगा, लंग्स के पास जाके टूट जाएगा। पार्शियल प्रेशर कम होने के कारण लंग्स में जाकर टूट जाएगा, और टूटने के बाद क्या हो जाएगा, ये शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये बातें याद करनी है आपको, ठीक है, सारी बातें याद करनी है। ऑक्सीजन का परिवहन 98% हीमोग्लोबिन करता है, 2% प्लाज्मा करता है, बात खत्म हुई जी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जी प्लाज्मा 7% करता है, हीमोग्लोबिन 23% करता है, और बाइकार्बोनेट के रूप में कितने % होता है, CO2, यानी
70% बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। 23, 7, 30, 30, 70, 100 हो गया, यानी सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जा रहा है, अंदर इसका कोई भी अचार थोड़ी डालना है। ये था आपका, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज एक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आपके लेवल का नहीं है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिमाग खराब हो जाएगा तो इस चीज़ को हमें नहीं पढ़ना है, आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगर पूछा भी जाए तो मैं बता भी देता हूँ। देखो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आप लिख लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बता देता हूँ। मेरा क्या दुखी हो जाएंगे, बताया क्यों नहीं जी। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसे आप सीधा भी PO2 लिखते हैं, सीधा PO2 लिखते हैं, और इसे PCO2 लिखते हैं। ये एल्वियोलाई में कितना होता है, एल्वियोलाई में कितना होता है, तो ऑक्सीजन का होता है जी 104 mmHg, यानी एल्वियोलाई कुपिकाओं में। और इसका कितना होता है जी, इसका होता है 40 mmHg। याद करो तो कर लेना, ना करो तो रहने देना। ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितना होता है जी, इसका होता है 95 mmHg ऑक्सीजन का, लिख लो। और इसका कितना होता है जी 40, यानी शुद्ध रक्त में कितना होता है 40 mmHg होता है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी अशुद्ध रक्त के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या इसका कितना होता है, तो इसका कम हो जाता है, ऑक्सीजन का 40 mmHg हो जाता है, और इसका 45 mmHg हो जाता है, यानी मिलीमीटर पारा। और टिश्यू के अंदर कितना होता है प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, तो ऑक्सीजन का 40 mmHg होता है और इसका 45 mmHg होता है। ये बात पल्ले नहीं पड़ेगी आपके, मुझे पता है, लेकिन मेरा काम था, मैंने लिखा दिया। याद करो कर लेना, ना करो ना करो। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या, थोड़ा सा मैं ये समझा देता हूँ। यानी अभी एल्वियोलाई ये है और ऑक्सीजन ब्लड में के अंदर भेजनी है, तो यानी अगर यहाँ पर प्रेशर 104 होगा और यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो ये प्रेशर दबाव लगाएगी ना, ग्रेडिएंट फोर्स बोलते हैं जिसे आप, ठीक है, ग्रेडिएंट प्रेशर बोलते हैं, उसके द्वारा ये दाब लगाएगी और ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होगा और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, इधर की ओर, ठीक है ना। वो थोड़ा सा बहुत लंबा प्रोसेस है, ध्यान रखना। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ चली जाएगी, नहीं तो इसके अंदर ही बहती रहेगी। यहाँ पर प्रेशर कम होगा ना, यानी ज़्यादा प्रेशर कम होगा, उधर निकलने की कोशिश करेगी गैस, ये बात मैंने पहले बताई थी। तो यानी ये जो इसका पार्शियल प्रेशर इधर कम होता है, इधर ज़्यादा होता है, तो ये इधर निकल जाती है। इसका इधर ज़्यादा होता है, इधर कम होता है। देखो ऑक्सीजन का 95 किस में है, रक्त के अंदर। डीऑक्सीजनेटेड में 40 ही है, यहाँ पर 40 है और यहाँ पर इसका 40 है, यानी ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आएगी तो ये ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर आ जाएगी, रक्त में घूम जाएगी, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है, किस में ज़्यादा है जी, ब्लड के अंदर ज़्यादा है, तो ये अंदर चली जाएगी, ठीक है। क्लियर। देखो अशुद्ध रक्त में प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसका 45 है, क्योंकि अशुद्ध रक्त ही तो है। तो ये बात याद करो तो रहने देना चाहिए, कर लो तो आपकी मर्जी है, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हो तो। ये तो हो गया आपका पूरा लेक्चर कंप्लीट। रोग और बता दूं क्या इससे रिलेटेड, लिख देता हूँ, ठीक है। अगर करवाने हो तो बता देना, लास्ट में करवा देंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट बात रहेगी, त्वचा के द्वारा सांस कौन लेते हैं, त्वचा के द्वारा सांस कौन लेते हैं, ठीक है। गिल्स के द्वारा सांस कौन लेते हैं, गलफड़ों के द्वारा, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ट्रेकियल, ट्यूब्यूल यानी
श्वसनिका द्वारा सांस कौन लेते हैं? ट्रेकिया, ठीक है, श्वास नलिका द्वारा। और सीधा डिफ्यूजन यानी सीधा विसरण के माध्यम से श्वसन क्रिया कौन पूरा करते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विसरण के माध्यम से आप लिख लो स्पंज, ठीक है। उसके बाद आप सिलिट्रेटा लिख लो, सिलिट्रेटा। उसके बाद आप फ्लैटबोम यानी फित्ता कर्मी लिख लो, फित्ता कर्मी। गिल्स के द्वारा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लेते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यानी जलीय जीव किस द्वारा सांस लेते हैं? जलीय जीव, जैसे मछली हो गई, आपकी फिश हो गई, एग्जाम्पल है। मछलियाँ किससे सांस लेती है? गिल्स यानी गलफड़ों से सांस लेती है। ट्रेकियल ट्यूब्यूल से कौन लेते हैं? ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोड जो है वो किससे सांस लेते हैं? ऑर्थोपोड। और कौन हो गए ऑर्थोपोड के साथ? हाँ, मोलस्का, मोलस्का यानी आर्थ्रोपोडा व मोलस्का संघ जो है ना, वो किसके द्वारा सांस लेते हैं? यानी आर्थ्रोपोडा में क्या आते हैं? जो कीट पतंग आते हैं वो सारे के सारे ट्रेकियल ट्यूब्यूल से सांस लेते हैं। गलफड़ों से पानी के अंदर रहने वाले। त्वचा से कौन रहते हैं? एम्फीबियन लेते हैं, याद रखना, एम्फीबियन, एम्फीबियन, एम्फीबियन यानी उभयचर, ठीक है। और इनके अंदर क्या पाया जाता है? लंग्स भी पाया जाता है, लंग्स यानी फेफड़े भी पाए जाते हैं। फेफड़ों से सांस ये जब लेते हैं जब ये टेरिस्टिली होते हैं, यानी स्थलीय भाग पे रहते हैं। मेंढक अब किनारे पे है तो वो फेफड़ों से सांस लेगा। अगर मेंढक कहाँ पर है तो यहाँ पे एक मेंढक लिख लेना, फ्रॉग, मेंढक। तो मेंढक सांस त्वचा से लेता है। एम्फीबियन कोई भी हो त्वचा से सांस लेते हैं, लेकिन वो जब स्थल पे होते हैं, किनारे पे होते हैं तो फेफड़ों से सांस लेते हैं, ठीक है। और जब वो किस में होते हैं? जल में होते हैं तो वो किससे? स्किन से सांस लेते हैं, उभयचर आपके वो हैं, ठीक है, एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल जो है यानी स्थलीय जीव है वो किससे सांस लेते हैं? स्थलीय जीव तो उनमें तो अच्छा पाया जाता है, स्थलीय जीव जो होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, वो जीव किससे सांस लेते हैं? तो उनका मुख्य अंग होता है जी लंग्स, फेफड़ा। मानव का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़ा, लिख लेना। क्लियर हुई बात? मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है, ये त्वचा है, इनके गिल्स हैं, इनके ट्रेकियल ट्यूब है इनके। और श्वसन से रिलेटेड बीमारियां बहुत है, मैं लिखने बैठ जाऊं तो यहाँ पे, ठीक है, आप कहोगे जितनी बीमारियां कैसे हैं। अस्थमा श्वसन से, आजकल कोरोना भी श्वसन से रिलेटेड है, ठीक है। ब्रोंकाइटिस ये श्वसन रिलेटेड है। प्लूरल इफ्यूजन ये भी इससे रिलेटेड है। वूपिंग कफ याद ना करो, चाहे करवा रखी है मैंने पहले, जो रेगुलर लेक्चर देखते हैं उनको याद है। वूपिंग कफ, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद न्यूमोनिया, उसके बाद हिकअप्स, हिचकी, ठीक है। हाइपोक्सिया, थैलेसीमिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है ये सारे के सारे। और कौन कौन सी है? एस्थमेटिया, ठीक है। और बीमारियां बहुत है। ये बीमारियां अक्सर किसको प्रभावित करती है? फेफड़ों को प्रभावित करती है, ये बात लिख लेना आप, फेफड़ों को प्रभावित करती हैं। होती किससे है, किस प्रकार से होती है, ये बात मैंने बता चुका हूँ। अस्थमा दमा किससे होता है, ब्रोंकिटिस किससे होता है, प्लूरल इन्फ्यूजन पीछे बताया था, वूपिंग कफ किससे होता है, ट्यूबरकुलोसिस किससे, न्यूमोनिया किससे, एक कफ से, हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी ब्लड के अंदर, ठीक है ना। थाइमेसिया क्या है? ये भी ऑक्सीजन की कमी है, जेनेटिक्स डिजीज है। थैलेसीमिया, ठीक है ना, जेनेटिक यानी अनुवांशिक रोग है। हिकअप्स यानी हिचकी आना, ये किसके कारण होता है? स्पेशल
कारण होता है, उसके अंदर डायफ्राम में कोई कमी आ जाए। हिचकी आने का मतलब ये नहीं है कोई याद कर रहा है, याद कोई नहीं करता, ठीक है ना। पैसे उधार लेके भूल जाओ तो याद करेगा, नहीं कोई याद करनी। हिचकी जो है कि वो डायफ्राम के कारण आती है, हिचकी डायफ्राम के कारण आती है, ठीक है ना। ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है। वूपिंग कफ किससे होता है? बताया तो थोड़ी दिन, काली खांसी, ठीक है। प्लूरल इन्फ्यूजन किससे होता है? ये भी इन्फ्लामेशन से होता है, प्लूरल फ्लूइड का बच जाता है। ब्रोंकाइटिस, ठीक है ना, वायरल डिजीज है, वायरस से होता है, और इसके अंदर ब्रोंकाई के अंदर क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। अस्थमा क्या है जी? अस्थमा रेगुलर आप मतलब कोई चीज़ को सेवन कर रहे हो तो वो होता है, ठीक है। कोरोना आपको पता है, कोविड-19, इसके बारे में आप पढ़ेंगे नहीं अभी तक, जब तक सही डाटा नहीं आता मैं नहीं पढ़ाता। सिलिकोसिस लिख लेना। सिलिकोसिस क्या है? सिलिका के अधिकता से होती है। जो सिलिका की फैक्ट्री में काम करते हैं उनको कौन सा रोग देखा जाता है? तो फेफड़ों में सिलिकोसिस लिख लेना, सिलिकोसिस रोग हो जाता है। तो ये आपका था पूरा का पूरा डाटा, मैंने कंप्लीट कर दिया, आप कंप्लीट करके नोट्स बना के भेज देना। तो लेक्चर पसंद आया होगा, लंबा था, प्यारा था, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, नई चीज़ें जो नहीं करवाई जाती। आपको ये कहा जाता है ये नहीं आता, लेकिन आता वहाँ से भी क्वेश्चन है, क्योंकि आप भी बता सकते हो। अगर इस तरीके के चैप्टर अगर कोई टीचर करवाने लग जाए तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे या घटेंगे? मुझे लगता है घटेंगे। व्यू बढ़ेंगे या घटेंगे? मुझे लगता है घटेंगे। लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका नुकसान न होना चाहिए, चाहे वो कैसे भी पढ़ लें। हो सकता है वो बोर होते हों, लेकिन पढ़ेंगे, मुझे पता है। रेगुलर स्टूडेंट है वही पढ़ेंगे, नए स्टूडेंट पढ़े ना पढ़े अपने को कोई खास मतलब नहीं है। नया मिले ना मिले, लेकिन पुराना नहीं छूटना चाहिए, बात इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है ना। नए दोस्त मिले ना, लेकिन आप पुराने दोस्तों को कभी मत छोड़ना, काम बहुत ज़्यादा आएंगे नए वालों से। तो आप हमारे साथ हो शुरू से लेकर, तो आपका जैसे जैसे भला हो जाए, हम स्टार्ट है, पढ़ा रहे हैं, जितना हो सके उतना डीप पढ़ा रहे हैं, जितने पेपर में आ सकता है उतना एक बार पढ़ लो, बस लास्ट खत्म। तो आज के लिए इतना, मेरी तरफ से एक बार फिर से आपको राम राम।